हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 3 को, जो कि है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। भाई हमने तो अपने जो ये पिछले दो वीडियोस देखे थे, यानी कि पिछले दो चैप्टर पढ़े थे साइंस के, वो तो हमारा फूड से रिलेटेड था। बहुत भूख लग रही थी हमें चैप्टर पढ़ते हुए, तो आज फाइनली हमारा कुछ डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्या पता है आपको कि ये फाइबर क्या होता है, ये फैब्रिक क्या होते हैं? सुना है आपने? सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो फिर ये तो एक नया टॉपिक है ना। क्या है फाइबर टू फैब्रिक? थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अरे यहाँ तो हमें एक साड़ी की दुकान दिख रही है, मतलब कि क्लोथ की शॉप दिख रही है। यहाँ तो कपड़े कपड़े, इसका मतलब है आज का हमारा चैप्टर क्लोथ से रिलेटेड होने वाला है, यानी कि कपड़े से। तो जाहिर सी बात है फाइबर और फैब्रिक का भी रिलेशन कुछ कपड़ों से ही होगा। तो ये जो फाइबर है, फाइबर क्या होता है? एक रेशा, एक तंतु। मतलब कि जब हम कपड़े पहनते हैं उस आपने कभी सोचा है कि वो कपड़े ऐसे तो नहीं होता है ना, ऐसे खेतों में उगे होते हैं या मॉल में उग जाते हैं, मिल जाते हैं ऐसे अचानक से, मतलब पूरा बने बने कपड़े कहाँ से आते हैं? नहीं, वो उन्हें बनाया जाता है छोटे 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 फाइबर से, जो कि हम या तो आर्टिफिशियली उसको बनाते हैं या फिर हमें नेचुरली मिलते हैं वो फाइबर्स। ठीक है, तो उन फाइबर से हम अपने कपड़े बनाते हैं। तो वो फाइबर एक छोटा सा जो है रेशा हो गया, या फिर तंतु कह लीजिए, या फिर एकदम पतला सा, बहुत पतला होता है। ठीक है, उसी को मिला करके सबसे बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, फिर हमारे कपड़े बनते हैं जो फाइनली हम पहनते हैं। ठीक है, तो फाइबर यानी कि वो रेशा, वो तंतु। ठीक है, और फैब्रिक यानी कि हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं। तो ये फाइबर से फैब्रिक का सफ़र हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे, कैसे कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर इसी कपड़े से रिलेटेड होने वाला है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। यहाँ पे देखिए हमारा चैप्टर शुरू होता है पहेली एंड बूझो से। ठीक है, पहेली को हमने चैप्टर 1 में देखा था, बूझो को हमने चैप्टर 2 में देखा था। पहेली बूझो दोनों को आज यहाँ पे दोनों को देख रहे हैं। पहेली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held at their school। पहेली और बूझो जो हैं अपने स्कूल के, उनके स्कूल में जो एक साइंस क्विज होता है, जहाँ की वो लोग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और अपनी साइंस क्विज में वो लोग फर्स्ट प्राइज जीतते हैं। ठीक है, दे वेर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं, जो प्राइज मनी उनको मिलती है उससे वो लोग अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहते हैं। ठीक है, व्हेन दे सॉ अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो वो लोग कपड़े खरीदने के लिए जो है चाहते हैं, और कपड़े खरीदने के लिए किसी शॉप पे गए होंगे, तो वहाँ पे उन्हें वैरायटी दिखी होगी बहुत सारे क्लोथ की। तो फिर वो लोग देख करके ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा कपड़ा ले, कौन सा मटेरियल ले। ठीक है, हम भी कंफ्यूज होते हैं, हम भी शॉप पे जाते हैं, हम भी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा हमें मटेरियल लेना चाहिए, कौन सा अच्छा लगेगा। ठीक है, उसी तरह वो भी कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic। ठीक है, तो उनको जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने समझाया कि यहाँ पे कुछ कपड़े जो हैं वो सूती हैं, कॉटन के हैं, और कुछ सिंथेटिक हैं, यानी कि कुछ सिंथेटिक कपड़े हैं। आपको पता होगा कॉटन सिंथेटिक है, तो आप अपने घर में सुनते ही होंगे इन सारे वर्ड्स को। ठीक है, ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। उसके शॉप पे जो है गर्मी के गर्मीले उलन जो है मफलर्स थे और शॉल्स भी थे। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और वहाँ पे बहुत सारी सिल्क साड़ियाँ भी थी। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। इन सारे कपड़ों को देख के ना पहेली और बूझो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, दे टच्ड एंड फील्ड दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। ये सारे जो हैं कपड़े जो अलग अलग होते हैं, सबको वो टच करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो हर फैब्रिक को, फैब्रिक यानी हर तरह के कपड़े, हर तरह का मटेरियल, कौन से मटेरियल से बना है, किस फैब्रिक से बना है। ठीक है, फाइनली दे बाउट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। उसके बाद वो लोग फाइनली जो है एक कॉटन की साड़ी लेते हैं और एक वुलन मफलर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप पहेली एंड बूझो बिगिन टू नोटिस फैब्रिक्स वेरियस इन देयर सराउंडिंग्स। जब वो लोग शॉप पे जाते हैं ना, तो शॉप पे जाने के बाद जो है ना वो लोग नोटिस करने लगते हैं कि उनके चारों बगल जो है ना तरह तरह की फैब्रिक्स हैं, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग तरह के कपड़े हैं। दे फाउंड दैट द बेडशीट, ब्लैंकेट्स,
बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉवल्स एंड डस्टर्स वेर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे जो है बेडशीट होती हैं, ब्लैंकेट और पर्दे थे, टेबल क्लॉथ थे, तौलिए थे, ये सारी चीज़ें हैं अलग अलग फैब्रिक्स है। ये नहीं था कि सिर्फ सब कॉटन के ही थे, कुछ कॉटन के होंगे, कुछ सिल्क के होंगे, कुछ लिनन के होंगे, कुछ रेयॉन के होंगे, कुछ वुलन होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख करके वो सब बहुत एक्साइटेड हो रहे थे ये सब देख के। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric। ठीक है, तो वो लोग जो है अपने स्कूल बैग को जब देखते हैं तो वो भी कुछ अलग ही का बना हुआ था, तो वो भी एक अलग फैब्रिक का बना था। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक। तो उन्होंने वो कोशिश करते हैं कि पहचान पाएँ कि इसमें से कौन कॉटन है, कौन सिल्क है, कौन सिंथेटिक है, ठीक है, कौन वुलन है। तो कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। अब यहाँ पे क्या जाता है कि आपको पहचानने आती है, आप कुछ कपड़े देख के पहचान सकते हो कि ये कौन कौन सा है कपड़ा, किस मटेरियल का है, कौन सा कॉटन है। वेल आप इतना तो पहचान ही लेते होगे ना कौन से कपड़े गर्मी में पहनने वाले हैं और कौन से कपड़े ठंडी में हम पहनते हैं। ठंड वाले कपड़े और गर्मी वाले कपड़े तो बच्चे भी पहचान लेते हैं कि गर्मी के कपड़े तो देख के ही वो स्वेटर जैसे होते हैं, ठंडी के कपड़े हल्के फुल्के से होते हैं, कॉटन के होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, अगर आप पहचानने जानते हो सिल्क के, कॉटन के अलग अलग तो भी अच्छी बात है। तो हमारा है अब नेक्स्ट है वैरायटी इन फैब्रिक्स। अब फैब्रिक्स में कौन सी अलग अलग वैरायटी हम देखेंगे, जिसके लिए हमारे यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, हम एक्टिविटी को देखेंगे। एक्टिविटी में कहा जा रहा है विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। आपको आपके किसी पास के किसी टेलर की शॉप पे जाना है। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। वहाँ पे टेलर जो है स्टिचिंग यानी कि सिलाई करने के बाद जो उसके पास बचे कुचे कपड़े होते हैं ना, आप वहाँ से वो फैब्रिक, वहाँ जो कपड़े बचे हैं उसको ले आइए। ठीक है, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, उसके बाद जो है हर पीस फैब्रिक के हर पीस को जो है टच करिए और फील करिए। ठीक है, Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool और synthetic after asking for help from the tailor। उसके बाद अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप टेलर से भी पूछ करके और एक लिस्ट बनाइए कि कौन सा इसमें से जो है कॉटन का है, कौन वुल का है, कौन सिंथेटिक है, कौन विंटर में पहनने वाला है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। ठीक है, आपने पता लगाया कौन कॉटन है कौन सिल्क है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये अलग कॉटन हो गया, ये सिल्क हो गया, वुलन हो गया, ये किस चीज़ से बना है, कैसे बना है। ठीक है, व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कॉन्टिन्यूअस पीस। ठीक है, आप किसी भी फैब्रिक को देखते हैं, किसी भी कपड़े को देखते हैं, ये एक कंटिन्यूस पीस होता है, उसका एक कंटिन्यूस टुकड़ा होता है। ठीक है, नाउ लुक एट क्लोजली। अब इसको आप क्लोज करके देखिए, एकदम ध्यान से पास जाके देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, आपको क्या दिखेगा। जब आप नोटिस करोगे ना तो उसमें आपको छोटे छोटे धागे दिखेंगे, लगेगा कि वहाँ वो गुथा हुआ है। ठीक है, हर चीज़ को मिला करके फिर एक बड़ा सा क्लॉथ बना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपको क्लॉथ का एक मतलब कि किसी क्लॉथ का एक पीस का यहाँ पे दिख रहा है, पिक्चर है। यहाँ पे देखिए कैसे मतलब कि इसको लग रहा है कि हाँ ये गूंथ करके बना हुआ है। ठीक है, सारे धागों को, अलग अलग धागों को मिला करके। नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी 2 है। यहाँ हमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। ठीक है, एक्टिविटी 1 में जो आपके पास एक कॉटन होगा, सिल्क होगा, डिफरेंट फैब्रिक्स आपने देखे थे। ठीक है, अगर जो उसमें से कॉटन है आप उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। ठीक है, अब उसका एक छोर पे जाइए आप और उसके एक धागे को जो है लूज करिए। ठीक है, उसको खोलिए, लूज करते जाइए, अनरावल करिए। ठीक है, इस तरह से जैसे ये खोला जा रहा है, यहाँ पे खोल रहा है ना ये इस पिक्चर में, कैसे ये खोले जा रहा है। तो इस यहाँ पे आपको ये धागे दिख रहे हैं, ये तो फाइबर, फिर भी ये धागा है। इफ नो लूज yarns आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और निडल। लेकिन अगर आपको वो क्लॉथ में कोई अगर यार्न ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप उसे नहीं उखाड़ सकते हो, हटा नहीं सकते हो, तो आप उसे या मतलब कि निडल या पिन की सहायता से जो है उससे एक कोई धागा निकाल लें और फिर उसको फिर अनरावल करें, उसको फिर खोलें। ठीक है, वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ दिस यार्न्स अरेंज टुगेदर। आपको दिखेगा कि ये जो डिफरेंट यार्न्स है ना, इन सबको कहीं यहाँ पे अरेंज करके, गुथ करके, इस तरह से ऐसे ऐसे करके जो है एक फैब्रिक बनाया गया है, एक
कपड़े का टुकड़ा बनाया गया है, ठीक है। We find that fabric is made up of these yarns together. What are these yarns made up? अब ये जो धागे हैं, ये यार्न है, अब ये किस चीज़ से बने हैं, ठीक है। तो ये किसी फाइबर से बने हैं, किसी एक हल्के से रेशे से, एकदम धागे से, मतलब कि तंतु से बने हैं। तो ये किससे बने हैं? अब अलग अलग जो हम फैब्रिक पहनते हैं, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये अलग अलग यार्न से बने होते हैं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इनके सोर्स होते हैं, ठीक है, इनको प्राप्त करने के। नेक्स्ट है हमारा फाइबर, यहाँ पे 3.2। अब हमें एक्टिविटी 3 करनी है। यहाँ कहा जा रहा है टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, ठीक है। अब आप एक यार्न ले ले, एक धागा ले ले, धागे का टुकड़ा ले ले, ठीक है, एक कॉटन के कपड़े से। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और फिर उसको जो है आपको एक टेबल पे रखना है, इसी यार्न को, इस धागे को रखना है, ठीक है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद द योर थंब। अब एक एंड का जो है यहाँ पर, जैसे कि इसको आप अपने थंब से प्रेस करिए, पकड़िए ना। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शॉन इन फिगर 3.4। अब यहाँ पे देखिए कि 3.4 में एक एंड को इसने पकड़ा है अपने थंब से, और दूसरे एंड को जो है ये ऐसे ऐसे करके स्क्रैच कर रहा है, ठीक है। जब ये स्क्रैच करेगा ना, तो इसके अंदर से जो है और भी कई सारे जो हैं आपको एक इसके अलग अंदर से जो है और सारे यार्न आपको दिखेंगे, अलग अलग फर, छोटे छोटे इसके जो हैं जिससे ये बने हैं, वो आपको दिखेगा कि इससे कैसे निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रेड। अब इस यार्न को जो है एक थिन स्ट्रेड में जो है स्प्लिट किया जाता है, और यहाँ पे यार्न स्प्लिट इनटू थिन। अब यहाँ पे जो है अलग अलग थिन थिन स्ट्रैंड्स में जो है ये यार्न स्प्लिट हो गए हैं, टुकड़े मतलब बट गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है You might have observed something similar when you try to thread a needle, ठीक है। आपने ऐसा ही कुछ सिमिलर ऑब्जर्व किया होगा जब आप इस निडल से जो है इस क्या कहते हैं कॉटन के, उससे जो है आप थ्रेड को निकाल रहे थे, ठीक है। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड। हर समय जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब आप इसे अलग करते हो तो ये छोटे छोटे थिन, मतलब कि अलग अलग जो है धागे के स्ट्रैंड्स जो है आपको मिलते हैं, ठीक है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल, ठीक है। और मतलब ये इतने वो होते हैं ना, पतले होते हैं, इतने ज़्यादा वो होते हैं कि डिफ़िकल्टी होती है कि हम जो है थ्रू द आई ऑफ द निडल से ये पास हो जाए, निडल के आई से ये पास हो सके। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्मॉल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। अब हम जो ये छोटे छोटे धागे भी देख रहे हैं ना, ठीक है, थ्रेड का, ये भी जो है एकदम पतले 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 से जो है स्ट्रैंड का बना होता है, जिसको कि हम फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो वो फाइबर से जो है एक पतला स्ट्रैंड बनता है, फिर उससे धागा बनता है, फिर उससे जो है धागों को, बहुत सारे धागों से मिल करके फिर एक कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो यही फाइबर होता है, ठीक है। कि हम जब किसी कपड़े से यार्न निकालते हैं, धागे को निकालते हैं, उसी में से फिर हमें अलग अलग उसके स्ट्रैंड्स निकलते हैं, फिर उसको भी अनरावल करते हैं। तो लास्ट में जो सबसे लास्ट में जो, अब उसको आप नहीं बांट सकते हो, लास्ट में जो आपको फर मिलेगा ना, जो सबसे लास्ट में मिलता है, उसको अनरावल करते करते उसको आप जो है नेक्स्ट फिर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही आपका फाइबर होता है। फिर कहा जा रहा है Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? फैब्रिक यानी कि जो कपड़े होते हैं वो यार्न धागों से बने होते हैं, और यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और यार्न्स जो है किससे बने होते हैं? फाइबर से बने होते हैं। जो धागे होते हैं वो फाइबर से बनते हैं, और अब ये फाइबर कहाँ से आते हैं ये देखेंगे। तो द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ फाइबर जैसे कि कॉटन हो गए, सूती, जूट यानी कि जिससे हमारे बैग बनते हैं, हमारा झोला बनता है, ठीक है। सिल्क की साड़ियाँ आप मम्मी को देखते होंगे पहनते हुए। वुल यानी कि हम जो वुलन कपड़े, गीले कपड़े पहनते हैं जब हम ठंडियों में, ये सारे जो हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं। तो जो फैब्रिक हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो सारे फाइबर्स कौन से क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या हो गया? वैसे फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, तो ये हमें नेचर के थ्रू मिलते हैं, इसीलिए क्या हो गया? नेचुरल फाइबर हो गया। तो हमारे फाइबर जो है टाइप में डिवाइड होगा, एक होगा नेचुरल फाइबर। अब नेक्स्ट क्या है हम वो देखेंगे।
कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब प्लांट और एनिमल से भी, जो प्लांट से मिलेगा वो अलग होगा, एनिमल से होगा अलग होगा। तो कॉटन और जूट जो है वो हमारे प्लांट से मिलने वाले, यानी कि पेड़ में फड़ते हैं ये, ठीक है, पेड़ों से मिलते हैं। कॉटन एंड जूट प्लांट फाइबर्स हैं। फिर यहाँ पे वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और वुल और सिल्क के जो फाइबर है ये कहाँ से मिलते हैं? ये एनिमल से मिलते हैं। वुल मिलता है शिप से, यानी कि भेड़ के ऊपर होते हैं ना फर, उसको निकाल करके, आपको तो पता ही होगा, हम जो वुलन कपड़े पहनते हैं वो शिप के, भेड़ के ऊपर से जो फर होते हैं उसको हटा करके ले करके हम लोग उससे बनाते हैं। क्योंकि उनके ऊपर क्यों होती है वो? क्योंकि वो ठंडे वाले जगह में रहते हैं, तो नेचुरली उनके ऊपर वो फर होती है जो उन्हें सर्दी से बचाती है, तो उसी से हम गर्मीले कपड़े बनाते हैं। सिल्क भी जो है वो एक कीड़े के उससे बनता है। तो ये वुल और सिल्क जो है हमें एनिमल से मिलते हैं। ये मतलब ये भी नेचुरल फाइबर हो गए, लेकिन ये एनिमल से मिलने वाले हो गए फाइबर, ठीक है। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शिप और गोट, ठीक है। वुल कहाँ से मिलता है? भेड़ या गोट के ऊपर जो फ्लीस होता है, फर जैसा होता है, उससे, ठीक है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल। इतना ही नहीं, रैबिट के भी क्या कहते हैं, हेयर से मिलता है। रैबिट के भी हेयर ऊपर में फर जैसे लगते हैं ना, एकदम मुलायम मुलायम, तो खरगोश के भी हेयर से बनता है। याक के ऊपर भी आपने देखा होगा कि एकदम वो होता है हेयर जैसा पूरा, उनके बॉडी पे होता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरे बॉडी पे होता है, ढका हुआ होता है उनका बॉडी। याक सब भी अक्सर ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। कैमल्स होते हैं, कैमल्स के भी हेयर से भी। तो हमें जो वुल मिलता है वो शिप के या फिर गोट के जो है हेयर से, या फिर रैबिट के हेयर से, या फिर कैमल के हेयर से, या फिर याक के हेयर से, ठीक है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। अब सिल्क जो मिलता है हमें, सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, सिल्क के सूट होते हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं सिल्क के, जितने भी कपड़े, जितने भी फैब्रिक होते हैं सिल्क के। तो सिल्क जो है, सिल्क वर्म होता है, एक कीड़ा होता है जिसका नाम सिल्क वर्म होता है, उसके कोकून से बनता है, ठीक है, सिल्क वर्म। तो ये एनिमल हो गया फाइबर। कहा जा रहा है for thousands of years natural fibers were the only ones available for making fabrics, ठीक है। हजारों साल से जो है नेचुरल फाइबर्स ही जो थे वो कपड़े बनाने का एक साधन थे, ठीक है। इन द लास्ट 100 years और सो, लेकिन इधर के कुछ 100 साल से जो है फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। हजारों साल से तो सिर्फ प्लांट और एनिमल के थ्रू हम लोग फैब्रिक बना रहे थे, लेकिन इधर 100 साल पहले से जो है लगभग जो है हम फैब्रिक जो है केमिकल सब्सटेंस से भी बना रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियली बना रहे हैं, ठीक है। तो विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स, और जो कि हमें ना तो प्लांट से मिलते हैं और ना एनिमल से मिलते हैं। तो ये सारे फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हैं, जो हम केमिकल सब्सटेंस से बनाते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर। क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ठीक है। तो ये सारे जो हैं फैब्रिक हमारे किसके? सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हो गए। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बुजू सोच रहा है, बुजू है सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक द वन शॉन हेयर। बुजू ने किसी म्यूजियम में जो है इस तरह के कपड़े को देखा, ठीक है। दीज वेर वॉर्न बाय वॉरियर्स, ये जो है योद्धाओं के द्वारा पुराने टाइम में, अगर वो गया होगा किसी म्यूजियम में तो म्यूजियम में पुरानी चीज़ें ही रखी जाती हैं, ठीक है, किसी वॉरियर के द्वारा पहनी गई थी। तो ये सोच रहा है, ही वॉन्ट्स टू नो इफ दीज आर मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर। तो ये सोच रहा है कि ये भी किसी एक पर्टिकुलर फाइबर से बना है क्या, ठीक है। अभी हमने देखा कि हमारे फाइबर कितने तरह के हो गए, नेचुरल फाइबर हो गए और सिंथेटिक फाइबर हो गए। नेचुरल फाइबर में एक प्लांट फाइबर होता है, एक एनिमल फाइबर होता है, और दूसरा क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर होता है। तो मेनली हम इस चैप्टर में जो है अपने प्लांट फाइबर को देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमारा कॉटन हो गया, हमारा जूट हो गया। तो पहला हमारा है प्लांट फाइबर पढ़ेंगे, जो कि हमारा है कॉटन, यानी कि हम जो सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है। हैव यू, कहा जा रहा है, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। क्या आपने कभी लैम्प में जो वो बत्ती बनाते हैं हम, जिससे कि आग जलाते हैं फिर उससे रोशनी होती है, वही कलर का क्या आपने कभी बनाया है?
व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स? तो आप ये जो बत्ती बनाते हैं लैंप के लिए, या फिर आप मान लीजिए कि आप दिया जलाते हैं, तो आपको पता है कि ये जो चीज़ आप बत्ती बना रहे हैं ये किस चीज़ से बनी होती हैं? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विट्स और पिल्लोज। तो आपको पता है कि आप जो बनाते हो किसकी होती है? तो अगर आप दिया जला रहे हैं तो वो रुई की होती है, बत्ती होती है, ठीक है। या फिर अगर लैंप में ही जला रहे हैं तो वो भी कॉटन ही होता है, ठीक है, सूती कपड़े का होता है। और इसी कॉटन वूल को जो है हम किस में और यूज़ करते हैं? हम गद्दे बनवाने में यूज़ करते हैं, पिलो में भरने में यूज़ करते हैं, ठीक है। फुले फुले होते हैं ना हमारे मैट्रेसेस, पिलोज, ठीक है, हमारे जो रजाई होती हैं वो सारे। टेक सम कॉटन वूल, ठीक है, आपसे कहा जाएगा कुछ आप कॉटन के वूल लीजिए, कॉटन को लीजिए, ठीक है। पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको ले और इसके किनारों को देखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रेंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो आप एक जो है कॉटन के वूल को लीजिए और उसको कहा जा रहा है कि इसके एक एज को देखिए। अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से क्लोजली देखोगे आपको, तो आपको एक थिन पतला सा स्ट्रैंड दिखेगा जो कि फर्दर मतलब कि उसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो किससे बना होता है? वही कॉटन फाइबर से बना होता है जो कि हमारे पेड़ में उगता है वो कॉटन। वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम? अब पूछा जा रहा है कि ये सारे कॉटन वुल आखिर आते कहाँ से हैं? इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स, ये खेतों में उगते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, तो ये खेतों में उगते हैं, लेकिन कैसे खेतों में उगते हैं? वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? तो वैसे जगह पे उगते हैं जहाँ की मिट्टी जो है काली मिट्टी होती है और क्लाइमेट वहाँ का गर्म होता है, ठीक है। तो कैसे जगह पे कॉटन उगेगा? जहाँ पे मौसम गर्म होगा और जहाँ की मिट्टी काली होगी, ठीक है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? तो अब हमारे कंट्री में जहाँ पे जो है ठंड नहीं होगा वहीं पे उगेगा, ये तो हमें पता चल गया। तो कौन, मतलब कि कुछ हमारे स्टेट्स हैं जैसे कि हमारा राजस्थान हो गया, हमारा पंजाब हो गया, हमारा हरियाणा हो गया, हमारा ये सब हमारे नॉर्थ में हो गए, और कुछ हमारा ये हो गया आपको गुजरात हो गया आपको, ठीक है। आपको फिर साउथ में गुजरात हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपको साउथ में आपको कर्नाटका हो गया, आपको तमिलनाडु हो गया, आपको आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये सारे जो हैं कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कि कॉटन उगते हैं, ठीक है। The fruits of the cotton plant, cotton balls, are about the size of a lemon, ठीक है। तो जो कॉटन होता है उसमें जो कॉटन उगते हैं वो किस शेप में उगते हैं? फल के रूप में होते हैं, और जो कि किसके शेप के होते हैं? लेमन के शेप के एक कॉटन बॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉटन का फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये उसके फूल से जो है उसके फ्रूट से निकला हुआ ये कॉटन है, ठीक है। तो उसका जो जिस फ्रूट से ये निकलता है वो जो है एक लेमन के साइज का होता है, ठीक है, कॉटन बॉल। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन, देखिए जब ये बॉल जो है मैच्योर हो जाता है तो ये बर्स्ट हो जाता है, देखिए इस तरह से बर्स्ट हो जाता है और इसके अंदर से जो है ये कॉटन निकल जाते हैं। तो आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, और जो सीड उसके अंदर है वो बाहर निकल जाता है, दिखने लगता है। आपसे पूछा जा रहा है हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी एक कॉटन फील्ड देखा है? एक क्या कहता है, आपने कभी देखा है जो कि पिकिंग के लिए, यानी कि उससे अब कॉटन निकालने के लिए वो तैयार है, अब उससे हम फाइनल स्टेज पे अब उससे कॉटन निकालेंगे। देखा होगा वो जो है एक वाइट 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 पूरा दूर तक देखोगे आपको दिखते रहेगा, लगेगा जैसे कि एक जो है फील्ड जो है बर्फ से ढका हुआ है, उस टाइप का दिखता है। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये क्या लग रहा है? किसी फील्ड में जो है बर्फ लगे हुए, क्योंकि ये वाइट है, बर्फ का कलर भी वाइट होता है। अभी हमारा नेक्स्ट लाइन देखते हैं। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, ठीक है। अब इस बॉल से जो है कॉटन को हाथ से ले लिया जाता है, ठीक है, पिक कर लिया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग, ठीक है। अब जो है इससे कॉटन बॉल से जो है हमने कॉटन ले लिया, अब उसके अंदर जो है सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। उस जो है बीज से
मतलब कि उसके जो बीज हैं उसको कॉटन फाइबर से अलग कर लेते हैं, ठीक है, बीज को हटा देते हैं और सिर्फ फाइबर रख लेते हैं फिर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। तो गिनिंग किसको कहेंगे? कॉटन के बॉल से जो है हम जब कॉटन पिक करते हैं उसके बाद जो है उसके सीड को अलग करने के प्रोसेस को ही हम गिनिंग कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द कॉटन फाइबर, ठीक है, तो वो क्या हो गया? गिनिंग हो गया। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। देखिए यहाँ पे हैंड से जो है किस तरह से गिनिंग किया जा रहा है। एक ब्रश जैसा, कंघी जैसा एक इसके पास जो है और उसके पास क्या कहते हैं, ये सारे कॉटन के बॉल्स हैं और इसको लग रहा है कि ये कंघी के जैसा इसको झाड़े जा रहा है और इसके सारे सीड जो है एक तरफ अलग होते जा रहे होंगे और जो है फिर फ्रेश जो है कॉटन के फाइबर एक तरफ अलग मिल रहे होंगे। तो ये प्रोसेस गिनिंग का प्रोसेस है, गिनिंग ऑफ कॉटन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। These days machines are also used for गिनिंग। पहले जो है हाथ से निकाला जाता था चुन चुन के, ठीक है, लेकिन आजकल जो है मशीन से यूज करते हैं गिनिंग के प्रोसेस में। नेक्स्ट हमने कॉटन देख लिया, अब हमारा है जूट। अब जूट को देखेंगे। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट, ठीक है। अब जूट जो है हम आपने देखा होगा कि आपके घर में झोले या फिर जो बोरा होता है या फिर आपके स्कूल बैग्स होते हैं वो आपको किससे बने होते हैं? कौन से फाइबर से बने होते हैं? वो सभी जूट फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जूट के प्लांट जो है मोस्टली क्या होते हैं रेनी सीजन में, जहाँ बारिश ज़्यादा होंगी, जहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में इसे पैदा किया जाता है, ठीक है। एंड इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, ठीक है। और इसको कौन कौन से स्टेट में जो है मेनली प्रोड्यूस किया जाता है? इसको किया जाता है वेस्ट बंगाल में, यानी कि बंगाल में, बिहार में और असम में, ठीक है। तो जो आप लोग अगर इस स्टेट से हैं तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जूट जो है कितनी मात्रा में पैदा किया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड। यहाँ पे दिख रहा है आपको जूट का प्लांट है, इस तरह का जूट का प्लांट कुछ होता है, ठीक है। तो जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। तो जूट प्लांट को उस टाइम हार्वेस्ट किया जाता है, उस टाइम उससे निकाला जाता है जब ये इसमें फ्लावर आने वाले होते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग के लिए रेडी होता है, उसी टाइम इसको हार्वेस्ट किया जाता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। और जो हमारे हार्वेस्टेड प्लांट होते हैं उसको क्या किया जाता है? पानी में जो है कुछ दिन के लिए भिगो के छोड़ दिया जाता है। द स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। उसके बाद जो है इसके तने को, इसकी जड़ को और इससे जो है द स्टेम्स, रॉड एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। फिर इसके स्टेम्स, रॉड से जो है जो भी जूट के फाइबर है इसको अलग किया जाता है, जूट के रेशों को अलग करके निकाला जाता है, ठीक है। तो ये जो जूट का आपको प्लांट दिख रहा है, ये इसे किस टाइम पे हार्वेस्ट किया जाता है, किस टाइम पे इसकी कटाई की जाती है? जब ये इसमें फ्लावर आने वाला होता है, ठीक है। एट अ फ्लावरिंग स्टेज पे जो है इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद इसको पानी में इमर्स कर दिया जाता है, उसके बाद इसके स्टेम से जो है हम जूट फाइबर को सेपरेट करते हैं हाथ से। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How it is done? ठीक है, अब कहा जा रहा है कि अब जो हम कपड़े बनाते हैं, ठीक है, फैब्रिक बनाने के लिए फाइबर को सबसे पहले यार्न्स में बदला जाता है, ठीक है, धागों में, पतले से धागों में बनाया जाता है। फिर उस यार्न से जो है हम फैब्रिक बनाते हैं, यानी कि कपड़े बनाते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। एक कॉटन के फाइबर से जो है यहाँ पे किस तरह से यार्न बनाया जाता है, इसको मड़ोड़ के। क्या आपने कभी बनाया है? नेक्स्ट है हमारा स्पिनिंग कॉटन यार्न। क्या है? स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब हम कॉटन के यार्न का स्पिनिंग कैसे करेंगे इसको हम यहाँ पे देखेंगे। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। आप खुद से भी जो है कॉटन के यार्न बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई गई है, एक्टिविटी नंबर 4। यहाँ पे कहा जा रहा है होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। यहाँ पे कह रहा है होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। आप एक हाथ में जो है कुछ कॉटन के वूल को ले लें, ठीक है, रुई जैसा। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। अब लाइक इस तरह जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है
कि इस तरह से आप दोनों हैंड में जो है इसको पकड़ के पिंच करके रख लें, ठीक है, कॉटन वूल को। उसके बाद नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, ठीक है। अब इसमें से जो है आप जेंटली धीरे धीरे करके जो है कॉटन को पुल आउट करिए वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए इसको ट्विस्ट किया जा रहा है, ये ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के। अगर आपने कभी किया होगा तो आपको पता होगा। आर यू एबल टू मेक अ यार्न, आप उसको ट्विस्ट करते 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 फिर जो ये एक यार्न के शेप में आ जाएगा, यार्न बन जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा आप करके देखो घर पे, आपसे अगर हो जाता है तो आप भी देखोगे कि एक आप धागे जैसा यार्न आपसे बन जाएगा ट्विस्ट करते करते उसको, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फैब्रिक इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब हमने देखा गिनिंग था, गिनिंग देख लिया। गिनिंग क्या प्रोसेस था? गिनिंग था कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम कॉटन। उसको क्या क्या कहते थे? कॉटन बॉल से जो है हम जब उसमें से सीड सेपरेट करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। और अब ये स्पिनिंग है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न यानी कि फाइबर से एक धागा बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिनिंग। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. इस प्रोसेस में जो है ढेरों कॉटन वूल के जो है ढेर से जो है आपके उनको लिया जाता है, कॉटन वूल से जो है कॉटन लिया जाता है और उनको ट्विस्ट किया जाता है, ऐसे ही जैसे जिस तरह से आपने देखा ट्विस्ट करके, और फिर जो है इनको एक साथ जो है ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है, ठीक है। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called टकली, ठीक है। तो जो एक सिंपल डिवाइस हमारे स्पिनिंग के लिए यूज़ की जाती है उसको हैंड स्पिंडल कहते हैं, जो कि कहलाता है टकली, जो कि हमारे फिगर 3.10 में दिखाया गया है। देखिए ये रहा आपका 3.10 में, ये एक टकली है। इससे जो है यार्न बनता है कॉटन वूल से, ठीक है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। और महात्मा गांधी का चरखा आपको तो याद ही है, महात्मा गांधी जो है किस तरह से चरखा में बनाते थे। तो ये रहा महात्मा गांधी का चरखा 3.11 में, ये रहा। देखिए इसी तरह से महात्मा गांधी ने सूती वस्त्र को, खादी पहनने को जो है किस तरह से आंदोलन चलाया था उस टाइम पे। तो ये महात्मा गांधी का चरखा दिख गया आपको। तो हमने दो जो है मशीन देख ली, एक तो देख लिया कि ये तकली और ये एक चरखा, ठीक है। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। देखिए इसने भी महात्मा गांधी का नाम ले लिया। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो स्वतंत्रता के आंदोलन के समय में जो है महात्मा गांधी ने इस चरखा वाले को, ये चरखा काफ़ी पॉपुलर हुआ था। ही इनकरेज पीपल टू वियर clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain। तो उन्होंने उस टाइम पे स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो है घर में बनाए हुए यार्न जो कि खादी कहलाते थे उसको बहुत बढ़ावा दिया था, प्रोत्साहित किया था, और ब्रिटेन से बनने वाले, अंग्रेजों के यहाँ से आने वाले क्लॉथ को जो है वो बंद करवाया था। तो टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो खादी पहनने को पॉपुलर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खादी पहने, उनको खादी के बढ़ावा के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी भारत सरकार ने जो है एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, एक आयोग बनाया। कौन सा आयोग? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। कितने में? 1956 में। इसको याद रखिएगा आप, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स, ठीक है। अब ये तो हुआ कि चलिए छोटे स्केल्स पे इतने कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको फैक्ट्री के लिए चाहिए, आपको बहुत सारे क्या कहते हैं कॉटन वूल को जो है आपको उसको यार्न में बदलना है, ठीक है, तो आपको लार्ज स्केल पे इसकी स्पिनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे स्पिनिंग करने के लिए जो है हम मशीन से करते हैं, ठीक है। ये चरखा हो गया, ये तकली हो गया, ऐसे तो धीरे धीरे होती हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे स्पिनिंग करने के लिए जल्दी जल्दी चाहिए और ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हमें
फैक्ट्रीज में मशीन के थ्रू करनी करती है, ठीक है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब जब धागा बन जाते हैं, स्पिनिंग हो जाती है, तो उस धागों को जो है फिर दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है, फिर वहाँ से कपड़े बनने के लिए फिर अलग अलग तरह के डिज़ाइन के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अपने इस चैप्टर को आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय।